नमस्कार, आप हैं IVN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट न्यूज में। भारी बारिश के चलते गुजरात में कई बांध टूट गए हैं, जिससे राज्य में बाढ़ के हालात बन गए हैं। अहमदाबाद में धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। साबरमती नदी उफान पर है और वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अहमदाबाद में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तर गुजरात में तेज बारिश के चलते रास्ते और कई पुल टूट गए हैं। धनेरा जाने वाले उत्तर गुजरात का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है। बारिश के चलते सड़क धंस गई है। सेना और NDRF राहत कार्यों में लगी है। वहीं कच्छ में भी बाढ़ का कहर जारी है। साबरमती नदी उफान पर होने के बाद बांध खोलने से अहमदाबाद के निचले इलाकों में पानी भर गया है। अहमदाबाद में ऐसे ही एक इलाके का जायजा लिया IVN 7 ने। धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के बाद अहमदाबाद के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी का कहर देखते ही बनता है। ये है अहमदाबाद का चंद्रभागा इलाका जो साबरमती आश्रम से बिल्कुल सटा है और यहाँ पर तस्वीरें अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से पानी का कहर है। जो भी मकान है वो लगभग आधे डूब चुके हैं। उधर ओडिशा में भी बाढ़ ने कहर बरपाया हुआ है। ओडिशा में बाढ़ से 2,40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ओडिशा के जाजपुर, भद्रक, बालासोर, क्योझर और मयूरभंज में बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ओडिशा में वैतरणी और सुवर्णरेखा नदी बाढ़ के चलते उफान पर है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन को सतर्क कर दिया है। राजस्थान के उदयपुर में पिछले 4 दिनों से जारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और शहर के झीलों में भी लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते स्वरूप सागर के गेट को खोल दिया गया है और आसपास के एरिया में पानी भर गया है। वहीं पाली में भी बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। लगातार बारिश की वजह से शहर के कई मोहल्लों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। कई घरों में भी पानी घुस गया है, जिसके चलते कई लोग पड़ोसियों के यहाँ रात गुजारने को मजबूर हैं। चक्रवाती तूफान कोमेन बांग्लादेश के तट पर जल्द ही पहुंच जाएगा, जिस वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा से तटों के आसपास 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चक्रवात की खबरों के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ब्रिटेन के दौरे को छोटा कर भारत वापस लौट आई हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान जाएंगे। FTII में गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के बाद छात्रों ने आंदोलन कर रखा है, जिसकी वजह से वहां कामकाज ठप है। वहां के छात्र और शिक्षक ही नहीं बल्कि फिल्मी जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने भी इसका विरोध किया है। ये मामला काफी गर्मा गया, लेकिन भारत सरकार ने गजेंद्र को हटाने से इनकार कर दिया है। राहुल का पुणे में आज 2 कार्यक्रम है। राहुल गांधी सुबह 8 बजे पुणे के लिए रवाना होंगे। संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में स्पीकर ने सभी दलों से अनुरोध किया कि सदन में विरोध दर्ज कराने के लिए नियमों का पालन होना चाहिए। उन्होंने नारेबाजी करते हुए वेल में आने और प्लेकार्ड लहराने पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि इस पर भी सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। गौरतलब है कि जब से संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, तब से ही विपक्ष सुषमा स्वराज, ललित मोदी मुद्दे के अलावा व्यापम पर हंगामा कर रहा है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के गुनाहगार याकूब मेमन को नागपुर जेल में फांसी दे दी गई। सुबह 6:35 पर नागपुर जेल में याकूब मेमन को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फांसी के बाद डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के बाद याकूब के शव को उसके 2 भाई सुलेमान और उस्मान को सौंप दिया गया। फिर नागपुर से उसके शव को विमान से मुंबई लाया गया। इस दौरान प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने याकूब की फांसी पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। याकूब मेमन को नागपुर जेल में फांसी दिए जाने से पहले का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था। सुबह 3 बजे याकूब को उठाया गया। उसके बाद 3:10 पर याकूब को नहाने के लिए ले जाया गया। नहाने के बाद नए सफेद कपड़े पहनाए गए। 3:25 पर याकूब को मनपसंद नाश्ता दिया गया। फिर 3:40 पर याकूब को प्रार्थना का वक्त दिया गया। 4:30 बजे याकूब को बैरक से मुंह ढककर बाहर निकाला गया। इस बीच हाथ पीछे की ओर बांधे गए। सुबह 5 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे तहखाने तक ले जाया गया। फिर उसके गुनाह बताए गए। फिर 6:13 पर याकूब को फांसी के फंदे तक ले जाया गया और 6:35 पर याकूब को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। याकूब मेमन की फांसी को लेकर पूरी रात सस्पेंस बना रहा। आखिरकार आधी रात के बाद सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटे की बहस के बाद फांसी के फैसले पर आखिरी मुहर लगा दी गई। जैसे ही खबर आई कि राष्ट्रपति ने याकूब की दया याचिका खारिज कर दी है, उसी के साथ याकूब के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
रात करीब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का जमावड़ा चीफ जस्टिस के घर लगा। फिर पहली बार देर रात सुप्रीम कोर्ट खोला गया और तीनों जज वहां पहुंचे और फिर से सुनवाई हुई। घंटे भर की सुनवाई के बाद दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि याचिका में कोई नई बात नहीं है। 1993 में मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार याकूब मेमन को सुबह फांसी दे दी गई। मौत से पहले याकूब की आखिरी इच्छा अपनी बेटी से मिलने की थी। मरने से पहले याकूब सिर्फ एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता था, लेकिन उसे इसकी इजाजत नहीं दी गई क्योंकि पिछले सप्ताह ही वो अपनी पत्नी और बेटी से मिला था। मरने से पहले याकूब ने जेल के संतरी से कहा था कि खुदा का कोई चमत्कार ही मुझे जिंदगी मयस्सर करवा सकता है। जेल के बाहर मेरी फांसी का राजनीतिकरण किया जा रहा है। मेरी बस आखिरी ख्वाहिश यही है कि मरने से पहले कुछ वक्त अपनी बेटी जुबैदा के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। याकूब को नागपुर की जेल में फांसी दिए जाने के बाद मुंबई में उसके घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। याकूब के घर के बाहर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात किया गया। माहिम में उसके घर का जायजा लिया हमारे संवाददाता निशात शम्सी ने। यहाँ पर रैपिड एक्शन की पूरी टुकड़ी को बुलाया गया। इसके अलावा क्विक रिस्पांस टीम जो इनका एंटी टेरर फोर्स है उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और जितना हो सके कोशिश है मुंबई पुलिस को कि वो इस पूरे इलाके को अभी किले में तब्दील करे ताकि यहाँ पर किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। नागपुर में फांसी दिए जाने के बाद आतंकी याकूब मेमन को मुंबई लाया गया। याकूब मेमन को मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान के एच ब्लॉक के 20 नंबर कब्र में दफन कर दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में याकूब की फांसी पर बयान दिया। उन्होंने सदन को बताया कि याकूब को सुबह 7 बजे फांसी दी गई। याकूब की सभी याचिकाओं के खारिज होने के बाद ही उसे फांसी दी गई। मुख्यमंत्री के मुताबिक याकूब के मामले में उसके सभी संवैधानिक अधिकारों और नियमों का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जिन 3 जजों ने याकूब मेमन पर फैसला सुनाया था उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने तीनों जजों की सुरक्षा बढ़ाई है। दरअसल ये इंतजाम सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद किए गए हैं। याकूब की याचिका पर अंतिम फैसला जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस पीसी पंत और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने सुनाया था। याकूब मेमन को फांसी दिए जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुंबई हमले में 257 बेकसूर लोग मारे गए थे, जिनको थोड़ी देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिला। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि अदालत के सभी फैसलों का स्वागत करते हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जबकि एसपी नेता अबू आजमी ने कहा कि फांसी की सजा से दुख हुआ है, लेकिन जब वो खुद लौटकर वापस आया था और अपने परिवार को वापस बुलाया तब उसको फांसी नहीं होनी चाहिए थी। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने फांसी दिए जाने को सही ठहराया। याकूब को फांसी दिए जाने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ये कहते हुए सवाल उठाए कि सरकार दूसरे मामलों में इस तरह की तेजी क्यों नहीं दिखाती। तेजी लाने में कुछ जुडिशरी करेगी? अरे इन्वेस्टिगेशन को भी तो करना चाहिए कि इस देश में आतंकवाद तभी खत्म होगा जब प्रोसिक्यूशन एजेंसी यानी सरकार और सरकार की मंशा और निष्पक्ष न्यायपालिका इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। भारी शोर शराबे के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरदासपुर हमले पर संसद में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरदासपुर में हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से रावी नदी को पार करके आए थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि जीपीएस डेटा से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये साबित हुआ है कि आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। उन्होंने कहा कि हमले के दौरान आतंकियों को जिंदा पकड़ने की भी कोशिश की गई थी। गृह मंत्री ने सफल ऑपरेशन के लिए जवानों को बधाई भी दी। संसद में हंगामे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। जेटली ने कांग्रेस से पूछा है कि आखिर क्यों गुरदासपुर हमले जैसे संवेदनशील मुद्दे पर गृह मंत्री को बोलने नहीं दिया गया। जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस बात पर देश को जवाब देने की मांग की। जेटली ने पूछा कि आखिर क्यों कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहती। वित्त मंत्री ने कांग्रेस से ये भी जानना चाहा कि पार्टी आखिर क्यों सदन की कार्यवाही रोक रही है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार तमिलनाडु के रामेश्वरम में कर दिया गया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ भारत रत्न कलाम के पार्थिव शरीर को सुपुर्दे खाक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता कलाम के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात कलाम की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। रामेश्वरम में लोगों ने नम आंखों से कलाम को अंतिम विदाई दी। सोमवार को डॉक्टर कलाम का 83 साल की उम्र में शिलांग में निधन हो गया था। उस वक्त वो वहां आईआईएम के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे।
डॉक्टर कलाम के अंतिम दर्शन के लिए रामेश्वरम पहुंचे पीएम मोदी ने उनके परिवार से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने डॉक्टर कलाम के परिवार से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर संवेदना व्यक्त की। उधर डॉक्टर कलाम के परिवार वालों ने IBN 7 से अपना दर्द साझा किया। तो उनका वैल्यू हम नहीं समझ पाए। हम उनको बहुत रिस्पेक्ट किए थे हम लोग सब, लेकिन उनका वैल्यू क्या है वो हम ठीक से हम नहीं समझ पाए। आज दुनिया के सामने है, आप लोग के सामने है, अभी हमें मालूम हो रहा है। APJ अब्दुल कलाम को रामेश्वरम से 5 किलोमीटर दूर उनके पैतृक गांव के पास एक ऐसी जमीन में सुपुर्दे खाक किया गया जो एक मंदिर की जमीन है। डॉक्टर कलाम का जीवन प्रेरणा स्रोत रहा है और उनका अंतिम संस्कार भी जाति धर्म के नाम पर लड़ने वाले लोगों के लिए सबक बन गया है। मंदिर की उस जमीन पर डॉक्टर कलाम की याद में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। कलाम ऐसी शख्सियत थे जिन्हें किसी धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। वो हर मजहब के थे और उनकी शख्सियत के इस पहलू को संवारा था उस शहर ने जो अब तक सिर्फ अपने मंदिर के लिए ही समूचे देश में मशहूर था। मुंबई में गुरुवार को स्वाइन फ्लू के 6 नए मामले सामने आने से दहशत फैल गई है। गौरतलब है कि मुंबई में इस महीने में अब तक स्वाइन फ्लू से 16 मौतें हो चुकी हैं। स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। कई अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाने की भी तैयारी की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगले 3 महीनों में दिल्ली के 80 जगहों पर 480 शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली के चारों नगर निगम अपने अपने क्षेत्र में 20 जगहों का चुनाव करेंगे जहां शौचालय बनाए जाएंगे। इन शौचालयों को NAMMA और DUAC मॉडल के तहत बनाया जाएगा। NAMMA मॉडल को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के सुझाव पर बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की एक अविवाहित लड़की को 24 हफ्तों से ज्यादा का गर्भ गिराने की इजाजत दे दी। डॉक्टरों के मुताबिक लड़की के पेट में पल रहा बच्चा शारीरिक और मानसिक तौर पर उसके लिए खतरा बन सकता है। कानून के मुताबिक 20 हफ्तों से ज्यादा का गर्भपात कराना जुर्म है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गर्भपात कराने का फैसला डॉक्टरों की एक टीम पर छोड़ दिया था, जिसमें लड़की की मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखा गया था। बता दें कि इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने लड़की का गर्भपात कराने से मना कर दिया था। राजधानी में पुलिस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्जी दाखिला दिलाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के रडार पर इस साल हिंदू कॉलेज में हुए दाखिले भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में कट ऑफ 95% से ऊपर तक गई थी। नॉर्थ कैंपस के कई और कॉलेज भी पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस इस रैकेट के साथ ही कॉलेज स्टाफ के भी शामिल होने से इनकार नहीं कर रही है। यूपी के बलिया में भोजपुरी फिल्म दहेज की हीरोइन और हीरो पर तेजाब फेंक कर फरार हुए फिल्म के सहायक हीरो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया, जिसे देखने के लिए अदालत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आरोप है कि एक तरफा प्यार में पागल आरोपी ने हीरोइन पर उस समय तेजाब फेंका जब वो रात में सो रही थी। तेजाबी हमले में फिल्म का हीरो भी बुरी तरह जख्मी हुआ है। गंभीर रूप से घायल दोनों का जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। आतंकी हमले के 3 दिन बाद आज एक बार फिर गुरदासपुर में हड़कंप मच गया है। लोगों में बम जैसी एक संदिग्ध चीज मिलने से हड़कंप मच गया। गुरदासपुर के SSP ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया तो बैग में कुछ पटाखे मिले। दरअसल गुरदासपुर के दीनानगर में थाने पर हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और जब लोगों ने संदिग्ध चीज देखी तो अफरा तफरी मच गई। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 69 टेस्ट मैच सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले वो पहले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो जॉनसन का 30वां शिकार बने। भारतीय वनडे टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में फुटबॉल खेला। टेस्ट से संन्यास लेने के बाद धोनी फिलहाल परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदारा सिंह का मानना है कि कोच विवाद से टीम के मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। यूरोप दौरे पर टीम सही लय में है और हमारी कोशिश है कि यूरोप में हम बेहतर खेल का प्रदर्शन करें। चिटगांव में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज डेल स्टेन ने टेस्ट मैच में 400 विकेट हासिल करने का करिश्मा कर दिखाया। उन्होंने तमीम इकबाल को हाशिम अमला के हाथों कैच करवाकर ये उपलब्धि ली। नेपाल के पश्चिमी इलाके में भारी बारिश की वजह से गुरुवार को हुए भूस्खलन में 26 लोग जिंदा दफन हो गए हैं। भूस्खलन की चपेट में आए 2 गांव बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। हादसे में 42 लोग लापता बताए जा रहे हैं। म्यांमार में सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 7000 कैदियों को क्षमादान दिया है। इनमें चीन के 150 ऐसे कैदी हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है।
रिहा होने वालों में चीन के अलावा दूसरे देशों के 60 कैदी भी शामिल हैं। इराक में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पारा 50 के पार पहुंच गया है। इराकी सरकार ने पूरे देश में अगले 4 दिन के लिए अनिवार्य छुट्टी का ऐलान कर दिया है। लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं, लेकिन पावर कट की वजह से कई स्थानों पर हाल बेहाल है। वेस्ट बैंक में 2 रिहायशी इमारतों को गिराए जाने के अदालती आदेश के बाद इजरायली पुलिस और लोगों के बीच जमकर झड़प हुई है। अदालत का मानना है कि यहूदी बाहुल्य क्षेत्र बनी ये इमारतें फिलिस्तीनियों की जमीन पर बनाई गई हैं। अल जजीरा न्यूज चैनल के 3 पत्रकारों की रिहाई की सुनवाई को मिस्र की अदालत ने 2 अगस्त तक के लिए टाल दिया। तीनों पत्रकार काहिरा में दिसंबर 2013 से जेल में बंद हैं। इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने भयानक रूप ले लिया है। इस वजह से सैकड़ों लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। शास्ता काउंटी में लगी ताजा आग में करीब 150 एकड़ इलाका राख हो चुका है। हाईवे के समुद्र तट पर लोगों ने शंख के खोल जलाकर यहां पे विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाल ही में 12 देशों के बीच हुए एक कारोबारी समझौते का विरोध कर रहे थे। करीना कपूर की नई फिल्म का नाम की एंड का है। फिल्म में उनका पहला लुक भी सामने आ चुका है। आर बाल्की की इस फिल्म में अर्जुन कपूर करीना के पति बने हैं। एक्ट्रेस राधिका आप्टे इन दिनों अपनी शॉर्ट फिल्म अहिल्या के लिए काफी चर्चा में हैं। खबर है कि जल्द ही उनकी एक और फिल्म परछेड़ का प्रीमियर टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में होने जा रहा है। इन दिनों सलमान और शाहरुख अपनी हाल ही में बढ़ती दोस्ती की वजह से काफी सुर्खियों में हैं। दोनों स्टार्स के फैन क्लब्स ने 2 अगस्त यानी कि फ्रेंडशिप डे पे एक साइबर इवेंट के जरिए दूरियां मिटाने का निर्णय लिया है। लास्ट गर्ल के नाम से चर्चित बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर 4 साल बाद बॉलीवुड में वापसी करने के लिए तैयार हैं। ईशा जिस फिल्म में वापसी कर रही हैं उसका नाम है 80-90 पूरे 100। इस फिल्म का पहला लुक हाल ही में जारी किया गया। पाकिस्तान के एक्टर फवाद खान इस समय बॉलीवुड का जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। हाल ही में फवाद को वोग्स अवार्ड में सबसे खूबसूरत एक्टर चुना गया। हॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने म्यांमार में शरणार्थियों से मुलाकात की। जोली संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी सहायता संगठन के प्रतिनिधि के तौर पर 4 दिन की यात्रा पर म्यांमार पहुंची।